लगता है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पर कि हम बाउंड्रीज नहीं बना सकते। पिटिसाइड ये है कि बच्चे को दुनिया में आने से पहले मार दें। इन्फेंटिसाइड ये है कि पैदाइश के बाद मार दें। और तो एक डंकन एक रेजिडेंट थे ब्रिटिश, उन्होंने जो है ये देखा था कि हिंदुस्तान में बच्चियों को पैदा होने के बाद मार दिया जाता है। पाकिस्तानी माशरे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि औरतों को के लिए बड़ी ख़तरनाक थी। सती की प्रथा थी, तो बाबा राजा राम मोहन राय साहब थे, उन्होंने सती के लिए आवाज़ उठाई। ये एक तरह से आप जो है उस जिन्स को ही ख़त्म करने की आप जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप इसके बारे में बात भी नहीं करते। एक नियोनेटिसाइड है, यानी कि बच्चे के कंसीव होने के बाद 24 आवर्स के अंदर उसको मार दें। मगर जब हमें एक नन्ही जान जो कि पैदा होने से पहले ही इसको ख़त्म कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया, मार दिया गया, उसके बारे में बात करने में हमें शर्म आती है। मैम क्या लगता है कि जो सरकार की जो नीतियाँ आ रही हैं कुछ ग्राउंड पे काम कर भी रही हैं या बस पेपर वर्क? जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, खाके सहरा पे जमे या कफ़े कातिल पे जमे, फ़र्क़ इंसाफ पे या पाए सलासिल पे जमे, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। हम अक्सर रोज़मर्रा में कुछ चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, मगर उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। ये शो उन तमाम चीज़ों पे गौर व फिक्र, गुफ्तगू और आगाह करने के लिए बनाया गया है। आप देख रहे हैं सोशल चश्मा और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहसिन उस्मान। एक ऐसा शो जहां हम उन बातों पर गौर करेंगे जो अक्सर नज़रअंदाज की जाती हैं। आज हम ऐसे जुर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ एक जिस्म को बल्कि पूरी इंसानियत को कत्ल कर देता है, और साथ ही साथ हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि इस जुर्म के पीछे वो कौन सी चीज़ें हैं जो इसको सरसद होने में मदद करती हैं, और ये भी कि हम क्या तदाबीर इख्तियार करके इस जुर्म की शिद्दत को कम कर सकते हैं। आज इस गुफ्तगू में हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक की डॉक्टर समीना ताबिश एसोसिएट प्रोफेसर मौजूद हैं। मैम ने हाल ही में इस मौजू पे एक किताब भी मुरत्तब की है। हम मैम से गुफ्तगू करेंगे और इस मौजू के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती औकात में से हमें वक्त दिया। मैम, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, क्योंकि सवाल मेरे दिमाग में खटक रहा था कि आप एक लिंग्विस्टिक्स के बैकग्राउंड से आती हैं और ये टॉपिक जब मैंने भी सुना था मुझे लगा शायद हो सकता है वुमेन स्टडीज़ का हो। तो आपको ऐसी क्या ज़रूरत लगी कि आपने इस टॉपिक पे किताब लिखने का सोचा और उसका क्या मरहला था, प्लीज़ उसके बारे में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन उस्मान। मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ इस इनिशिएटिव पर, जिसको कि आप सोशल चश्मा के नाम से बता रहे हैं। और जो आपका सवाल है बहुत रेलिवेंट है। ये मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं एक्चुअली कि मैं लिटरेचर की हूँ और ये सब्जेक्ट जो है साउंड जो करता है वो वुमेन स्टडीज़ का साउंड करता है। लेकिन मुझे लगता है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पर कि हम बाउंड्रीज नहीं बना सकते कि ये आपका मतलब वी आर लिविंग इन अ मल्टीलिंगुअल मल्टीडिसिप्लिनरी एज, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, जब हम लिटरेचर को पढ़ते हैं तो लिटरेचर जो है वो किसी भी सोसाइटी का आईना होता है, मिरर होता है। तो अगर मैं लिटरेचर पढ़ रही हूँ, इफ़ आई एम अ टीचर ऑफ सम लिटरेचर एंड इट डजंट रिफ्लेक्ट इन माई राइटिंग्स, आई थिंक दैट आई एम नॉट डूइंग माई जॉब। क्योंकि हम अदब के ज़रिए समाज की तस्वीर खींचते हैं। और ये जो टॉपिक है, जिसका किताब जो मैंने लिखी है जिसका नाम साइलेंट स्क्रीम्स है, खामोश चीखें, वो एक्चुअली मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने कहानियाँ पढ़ी हैं, मैंने केसेस देखे हैं, तो मुझे बहुत दिन से मेरे दिल में ये बात थी कि इसके बारे में बात होनी चाहिए, मगर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर इसके बारे में कम बात होती है। तो वहीं से मुझे ये इंस्पिरेशन मिला कि और मैंने शुरू किया जब इसके बारे में पढ़ना, तो मुझे और लगा कि ये काम करना तो बहुत ज़रूरी है। तो जैसी भी ये किताब जो भी कुछ है इसमें, बहरहाल मैंने इसको लिखा और उम्मीद है कि इसके ज़रिए कुछ ना कुछ सोसाइटी में अगर ये कुछ भी चेंज लाने का, किसी एक भी माइंड को अगर ये चेंज लाने का काम कर सकी, तो मुझे लगेगा कि ये मेरी कामयाब कोशिश थी। वेरी ब्यूटीफुल मैम। बट जो आपका टॉपिक है फीमेल पिटिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड, जो आपकी किताब का मौजू भी है, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी रिसर्च के दौरान आपने वो कौन सी चीज़ें पाई
जो सबब बनती हैं इस जुर्म के लिए, और जैसा कि आपकी किताब इंडियन बैकग्राउंड में है, तो वो कौन से रीजन्स हैं जहाँ पे ये जुर्म अभी भी सरसत हो रहा है 2025 में? वेरी वैलिड क्वेश्चन मोहसिन। एक्चुअली ये जो है ना, जब मैं स्टडी कर रही थी, आपने कहा फीमेल फीटिसाइड एंड इन्फेंटिसाइड। तो फीटिसाइड क्या होता है, मैं अपने नाजरीन को मालूम भी होगा मगर एक बार मैं बता दूं। फीटिसाइड ये है कि बच्चे को दुनिया में आने से पहले मार देना। इन्फेंटिसाइड ये है कि पैदाइश के बाद मारना। जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब हमारे पास जेंडर डिटेक्शन टेस्ट अवेलेबल नहीं थे, मतलब हम ये जान नहीं सकते थे पैदा होने से पहले कि बच्चा लड़का है या लड़की, तब हमारे पास इन्फेंटिसाइड था। मतलब बच्चा पैदा होता था, और ये आज से नहीं, हिंदुस्तानी समाज के बैकग्राउंड में ही इस वक्त मैं बात कर रही हूँ। अगर मैं, क्योंकि अगर हम फैलाएंगे तो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं बेसिकली, इंडिया और चाइना टॉप पर हैं। तो इंडिया के रीजन्स में मैं एक जस्ट एज अ रेफरेंस बता दूं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो है टॉप लिस्ट पर हैं। तो वैसे ऐसा नहीं कह सकते कि और रीजन्स में नहीं हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी ने जब तरक्की की, तो ये ब्रिटिश के ज़माने, जब ब्रिटिश जब आए थे यहाँ पर, तो एक डंकन, एक रेजिडेंट थे ब्रिटिश, उन्होंने जो है ये देखा था कि हिंदुस्तान में बच्चियों को पैदा होने के बाद मार दिया जाता है, और जिस रीजन में वो रह रहे थे वहाँ पर बच्चियों की तादाद कम होती जा रही थी। तो उन्होंने अथॉरिटीज़ को इसके बारे में थोड़ा जागरूक किया, अवेयरनेस लाए थोड़ी सी। उसके बाद जो है हमारे हिंदुस्तानी माशरे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि औरतों को के लिए बड़ी ख़तरनाक, जैसे सती की प्रथा थी। तो बाबा राजा राम मोहन राय साहब थे, उन्होंने सती के लिए आवाज़ उठाई, बहुत काम किया। मैं उन चीज़ों में ना जाते हुए बताऊं कि फिर ऐसा हुआ आहिस्ता आहिस्ता पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में ये महसूस किया जाने लगा कि बच्चियों को पैदा होने के बाद वालिदैन मार देते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो ये आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP, उस पर बैन लगा दिया। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस करती गई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में तरक्की होती गई, हम और जाहिल होते गए। मतलब हम जो है हमारे जहन खुलने के बजाय और बंद होते गए। तो हमने क्या किया कि हमने क्लिनिक्स में, अल्ट्रासाउंड सेंटर्स में हमने जो है ये मालूम कराना शुरू कर दिया। हालांकि गवर्नमेंट उस पर भी बैन लगा दिया है, दैट इज़ देयर इज़ अ PCPNDT एक्ट, प्री कंसेप्शन प्री नटल डिटेक्टिव टेक्नोलॉजीज़, उनको गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि जहाँ रूरल एरियाज़ में, जहाँ पर गवर्नमेंट की सर्विलेंस नहीं है, वहाँ पर बच्चियाँ पैदा होने से पहले वो जेंडर मालूम करते हैं, डॉक्टर्स को ब्राइब करते हैं, रिश्वत देते हैं, और बच्ची को टर्मिनेट करवा देते हैं। तो ये एक बड़ी घिनौनी कहानी है, बड़ी ख़तरनाक कहानी है। मैं कहूँगी कि ये तो एक जेनोसाइड है, एक पूरी रेस के अगेंस्ट जो है आपका ये जो है जिसे कहते हैं ना होलोकॉस्ट, तो हम नहीं कहेंगे, एक तरह से आप जो है उस जिन्स को ही ख़त्म करने की आप जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं, और आप इसके बारे में बात भी नहीं करते। क्यों नहीं बात करते? क्योंकि इसमें पढ़े लिखे और जाहिल सब इन्वॉल्व हैं। और मैं कहूँगी कि जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो ज़्यादा समझदार अपने आप को समझते हैं, तो वो सोचते हैं कि आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो ये एक तरह की बहुत बड़ी जहालत है जो कि हमारे पढ़े लिखे माशरे में फैली हुई है। मैम, कोई केस स्टडी या कोई ऐसा वाक़या जो आप नाज़रीन के सामने पेश करना चाहें, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो, जिसके बारे में आपने रिसर्च की, वो किताब लिखते हुए, तो आप उसको? देर आर सो मैनी, एक्चुअली देर आर सो मैनी। मैं यहाँ पर जिक्र करना भूल गई, एक नियोनेटिसाइड है, यानी कि बच्चे के कंसीव होने के बाद 24 आवर्स के अंदर उसको मार देना, या फिर बच्चे के पैदा होने के बाद 24 आवर्स के अंदर उसको मार देना। दैट इज़ प्री नटल कहते हैं ना, जिसको नटल सर्विसेज होती है, नटल इमरजेंसी केयर होती है। तो 24 आवर्स के अंदर ही उसको ख़त्म कर देना, ये मानने के। मैं आपको बताऊँ, BBC की एक डॉक्यूमेंट्री आप लोग भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो BBC ने जब इसके बारे में इंडिया के गांव में, कटिहार बिहार में, हमारे रूरल एरियाज़ में जहाँ पर क्लिनिक्स अवेलेबल नहीं है डिलीवरी के लिए, तो वहाँ पर क्या होती हैं, वो दाई कहलाती हैं, मिड वाइफ कहलाती हैं। तो उन औरतों के जो है आपको वहाँ पर नरेटिव्स मिलेंगे, उन औरतों के कन्वर्जेशंस उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं जिन्होंने ये काम अंजाम दिए। उनमें से कुछ ने ये बताया कि मैंने 15 बच्चियों को मारा है, कुछ ने बताया मैंने 4 को मारा है, कुछ ने बताया मैंने 8 को मारा है। और मारने का तरीक़ा उन्होंने, कुछ ने तो ये बताया कि मैंने यहाँ पर गर्दन को की जो हड्डी है उसको दबा दिया, सांस लेना रुक गया, मर गई। ज़्यादातर तो ये था। कुछ ने बताया कि सॉल्ट का जो ज़्यादा इंटेक हो जाता है 24 आवर्स के अंदर, या
2 to 3 डेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा नमक बच्ची के मुंह में डाल दिया गया या उसका गला घोट दिया गया, तो मुंह पर हाथ रख दिया, सांस रोक दिया गया, तो वो उनके कन्फेशंस वहाँ मौजूद हैं, BBC डॉक्यूमेंट्री पे आप जाके देख सकते हैं। तो उनमें से सबसे ज़्यादा मुझे जिसने टच किया वो ये था कि उनमें से एक वहाँ पर कटिहार के इलाके में एक NGO की जिम्मेदार थी। उन्होंने जाकर के इन मिडवाइफ्स के बीच में काम करना शुरू किया और उन्होंने उनसे कहा कि देखो ये एक इंसान को मारने के जैसा है, और उन्होंने उनके अंदर अवेयरनेस लाने की कोशिश की। तो उससे ये हुआ कि एक बच्ची जो थी उसको एक मिडवाइफ ने मरने से बचा लिया और उसको किसी को अडॉप्ट करने के लिए दे दिया। BBC के जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, जब 18-20 साल के बाद ढूंढते 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 ट्रेस करते करते उस बच्ची तक पहुँचे, तो पता चला कि वो अब किसी घर में रह रही है और वहाँ पर वो जो है अच्छी एजुकेशन हासिल कर रही है। फिर वो आकर के उस मिडवाइफ से मिले, उनको मिलाया उन्होंने ला करके मिडवाइफ से। तो उन्होंने बताया कि वो जो है फूट फूट कर रोने लगी कि आज मुझे लगा कि मेरे जो है कर्म, जो मैंने गुनाह किए थे, अब वो पुण्य में तब्दील हो गए, अच्छे काम में तब्दील हो गए, और वो फूट फूट कर उस बच्ची से मिलकर रोई। और इस तरह न जाने मैं कहती हूँ कि अभी 1 हफ्ते पहले की खबर है कि स्टेशन पर एक बच्ची पड़ी हुई मिली। हमें डस्टबिन में जो है फीटस मिलते हैं बच्चियों के, और हमारे दिल नहीं कराते। हम जो है, इंसान का मर्डर हो जाता है तो हम कहते हैं कि मर गया और हम रोते हैं, मगर जब हमें एक नन्ही जान जो कि पैदा होने से पहले ही इसको ख़त्म कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया, मार दिया गया, उसके बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, या हम उसको इम्पॉर्टेंट नहीं समझते, या ये कि ये चीज़ हमारे लिए इतनी कॉमन हो चुकी है। मुझे लगता है कि हमें, आप मुझसे ज़्यादातर ये पूछें कि इसके रीजंस क्या होते हैं। मैं उसी पर आ रहा था, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में जाएं 1400-1500 साल पहले अरब में एक प्रथा थी कि वहाँ पे भी लड़कियों को पैदा होने के बाद मार दिया जाता था। आज के दौर में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि वो पहले ही पता कर लेते हैं कि लड़का है या लड़की है, और अगर लड़की होने वाली होती तो उसको मार देते हैं। तो जो मारना एक अलग बात है, लेकिन उसका जो रीज़न है, मेन रीजंस हैं, क्या वो गाँव और शहरों में अलग है या एक ही रीज़न है, और कौन सा मेजर रीज़न है, प्लीज़ बताइए। यस, एक्चुअली वहाँ मैं जाऊँ, अगर वो कुरान में हमारा जो स्क्रिप्चर है इस्लामिक, वो कहता है कि वह इज़ल मौऊदतु सुइलत, जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा। यानी कि वहाँ पर जो एक आम रिवाज था बच्ची को मारने का, जो मेथड था वो था कि वो उसको जिंदा ज़मीन में दफन कर देते थे और सफोकेट होकर के वो मर जाती थी। बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि उसको किस गुनाह के बदले में उसको कत्ल किया गया, मारा गया। तो कुरान कहता है, और बड़ी दर्दनाक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी हमें उनके पास सहाबी आते थे और उन्होंने तस्लीम किया कि हमने भी इस्लाम कबूल करने से पहले बच्चियों को मारा है और मेरी इतनी बच्चियों को दफन किया जिंदा। वो आती थी, मेरे कपड़ों पे से मिट्टी हटाती थी और कहती थी कि अब्बा जान आप क्या कर रहे हैं, गड्ढा क्यों खोद रहे हैं, और फिर उसी गड्ढे में मैं उसको दबा करके आ जाता था। तो ये सुन करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जज्बाती हो गए और आपकी दाढ़ी जो थी आंसुओं से तर हो गई। Not going back to that history, again coming to this, the reasons behind this killing. I see that the first reason is कि लोग जो हैं लड़कों को तरजीह देते हैं। क्यों तरजीह देते हैं? हिंदुइज्म में इसलिए तरजीह देते हैं कि वो कहते हैं कि ये जो है हमारे मरने के बाद, उनके यहाँ कहते हैं कि अगर लड़का आपकी फाइनल जो आपके मरने के बाद की जो रिचुअल्स होते हैं उनको करेगा, राइट्स को करेगा, तो आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, आपकी आत्मा आज़ाद हो जाएगी। एक चीज़ तो ये राइट जो है, ये हक जो है सिर्फ लड़के को है, लड़की नहीं कर सकती। दूसरी बात, हमारे यहाँ बचपन में इंडियन सोसाइटी में हमेशा से ही कहा जाता है कि लड़की तो पराया धन है, शीवल अगर उस पर खर्च भी कर रहे हैं, उसको पढ़ाना भी है, तो ये जो है चली जाएगी, पराया धन पे क्या खर्च करना। लड़कों को आ जाता है ये घर तुम्हारा होने वाला है, हमारे बाद ये घर तुम्हारा है। तो लोगों को लगता है कि हैविंग बॉयज इज हैविंग अ सोशल स्टेटस, हैविंग पावर। जैसे पुराने ज़माने में जब ट्राइब्स होते थे तो उनको लगता था कि अगर कोई जंग होगी ट्राइब्स के दरमियान तो लड़के ही हेल्प करेंगे, लड़कियां क्या करेंगी, वो तो बल्कि और बचाने का उनको ज़रूरत पड़ जाएगी। वन रीज़न। सेकेंड रीज़न इज़ द प्रिवलेंस ऑफ डाउरी सिस्टम इन इंडिया। इंडिया आई एम सेइंग बिकॉज आई एम टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, कि हमारे यहाँ कहते हैं कि लड़की जो है, आपने सुना होगा एक स्लोगन, लड़की ही दुल्हन ही दहेज है। ये कहना पड़ा गवर्नमेंट को कि क्योंकि मांग होती है, डिमांड होती है,
आज भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, पढ़े लिखे इलाके ऐसे हैं, आप जो है मेट्रो सिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ, जिन लोगों को मैं जानती हूँ, जहाँ पर लड़की की बोली लगाई जाती है लड़के के स्टेटस के हिसाब से, लड़के के एजुकेशन के हिसाब से कि इसने ये कर रखा है तो इसका दहेज जो है इतने करोड़ का होगा, इतने लाख का होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर माँ बाप एक बच्ची को अफोर्ड कर सकते हैं, 2-3 को तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो ये बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है। उनको लगता है कि इसके लिए तो डाउरी देनी पड़ेगी। सेकेंड रीज़न। थर्ड रीज़न ये है क्यों, एक हमारे समाज में कि अगर इससे कोई बात हो गई, ऑनर किलिंग, आप सुनते होंगे आए दिन अखबारों में हम पढ़ते हैं कि ऑनर किलिंग हो रही है, कि बच्ची को खुदा ना करे कोई बात होगी, उसका किसी के साथ कोई अफेयर हो गया, अगर खुदा ना खास्ता कोई गलत बात हो गई, तो ये ख़ानदान की पूरे उस पर जो है क्या कहते हैं, कलंक लग जाएगा। और फिर बहुत सारी बच्चियाँ जो है ऑनर के नाम पर मारी जाती हैं। हमारे अपने बने बनाए हुए, हमारे अपना जो एक एजाज़ हमने सोचा है कि हम बहुत मौजज़ लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उसके लिए मारी जाती हैं। वाई डोंट यू किल द सन्स? अगर कोई लड़का आपको गलत हरकत करके आ रहा है, वाई डोंट यू थिंक अबाउट हिम? वाई डोंट यू थिंक दैट इट इज़ एन ऑल्सो ब्लॉक ऑन योर फैमिली? नो, दे डोंट थिंक सो मेनी रीजन्स। जो माइंडसेट उस टाइम था वो आज भी है। लड़की अगर एक गवर्नमेंट कोशिश कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैम क्या लगता है कि जो सरकार की जो नीतियाँ आ रही है कुछ ग्राउंड पे काम कर भी रही है या बस पेपर वर्क? ऑफ कोर्स, जैसे आपने डाउरी एक्ट के बारे में बताया, उससे पहले आपने नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू इट्स बेस्ट, but I think that there are so many loopholes in the system. First of all, like these are that act, that PCP and DAT Act. अगर आपने डायग्नोसिस जहाँ पर अल्ट्रासाउंड होता है, उन सेंटर्स को आपने, मेरा ये मशवरा है कि आप उन सेंटर्स को फुल्ली डिजिटाइज कर दीजिए। आप टेक कंपनीज से मदद लीजिए जो कीवर्ड्स होते हैं ना, उनको जो ट्रैक करे, और जहाँ पर भी फ्लॉज लगे, जहाँ पर भी सस्पिशियस एक्टिविटी कहीं दिखे, तो वो फ्लैग कर दे गवर्नमेंट को कि ये सेंटर जो, अगर आपका हर सेंटर फुल्ली डिजिटाइज्ड होगा और उसका डेटा फुल्ली अवेलेबल होगा, तो अगर आप जैसे कि एक एक्टिविटीज के बारे में मैंने इसमें लिखा है कि वो गई थी, शी वॉज प्रेगनेंट एंड शी वेंट टू अ सेंटर इन an urban area. She went and she said, I want to detect the gender of my baby. They said it's a daughter, and she said that, can you terminate it? They said, yes, we can terminate it. It will be totally private. It's so accessible. तो जो सेक्स डिटेक्शन ब्लड किट्स हैं वो बैन हो, वो अवेलेबल ना हो इजीली, उनका डेटा अब स्टोर किया जाए कि वो कहाँ जा रही हैं और कहाँ पर यूज़ हो रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी है कि ये जो एक्ट है, इसमें जो है डेटा को के साथ साथ सोशल अवेयरनेस, मतलब ये कि अगर डॉक्टर ने टर्मिनेट कर दिया तो डॉक्टर के अंदर अगेंस्ट जो है आप केस करेंगे। व्हाई डोंट यू गो टू द फैमिली के पास जाना चाहिए और फैमिली से पूछना चाहिए कि आपने ये घिनौना जुर्म करने की हिम्मत भी कैसे की। और काउंसलिंग होनी चाहिए, बड़े पैमाने पर काउंसलिंग होनी चाहिए इस तरह की कि इस तरह के लोग जो हैं बच्ची को बर्डन समझने की, जैसे गवर्नमेंट कोशिश करे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बचाओ क्यों कह रही है? बिकॉज द गवर्नमेंट नोज दैट द चाइल्ड इज नॉट बीइंग सेव्ड, चाइल्ड इज नॉट सेफ। तो गवर्नमेंट कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि आप जो है बच्ची को बचाइए और पढ़ाइए। जब आप उसको बचाएंगे और पढ़ाएंगे तभी जाकर के वो आप पर बर्डन नहीं बनेगी और वो आपके लिए एक तरह का आपके एक तरह की मददगार होगी आपके लिए आगे के सफ़र में, ज़िंदगी के सफ़र में। मैम, आपको ऐसा पैगाम है जो आप नाज़रीन को देना चाहेंगी, प्लीज़? Yes, of course, this is a best platform, and I would like to say to my viewers and listeners that please do the best that you can. आप जो भी कर सकते हैं आप वो इस सिलसिले में करें। लाइक आप लोग यूथ हैं, सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाएं और आप मिल करके एक मूवमेंट की तरह काम करें। और अपने जो हमारी जो रिलीजियस सेंटर्स होते हैं, टेम्पल्स हैं, चर्चेज़ हैं, मॉस्क्स हैं, वहाँ पर जो खुतबे दिए जाते हैं, वहाँ से जो लेक्चर्स दिए जाते हैं, जो सर्मन्स दिए जाते हैं, वहाँ पर उनका एक सेंटर पॉइंट जो है इसका बना लें कि हफ्ते में कम से कम एक बार, महीने में कम से कम एक बार इस पर बात होनी चाहिए। और जिन लोगों के बारे में ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा किया है, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन हियर दैट द मदर समटाइम्स फोर्स टू डू दैट। हमेशा ऐसा नहीं होता कि माँ खुशी खुशी जाती है, माँ को फोर्स किया जाता है। और उसके बाद अपने उस खून जिगर के टुकड़े को खोने के बाद, जिसको उसने अपने अंदर पाला, अपना खून पिलाया, अपने जिस्म की ताकत उसको दी,
सींचा उसने, उसको जब वो मार देती है तो वो एक मेंटल मेल्ट डाउन में चली जाती है। उनकी भी मेंटल काउंसलिंग की ज़रूरत है और वो माएँ जो हैं बड़े डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हो जाती हैं। तो मुझे तो लगता है कि चेंज जो है हमारे यूथ ही ला सकते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए, बुक्स लिख करके, इस टॉपिक पर सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस करके, और इस सिलसिले में बातचीत को कॉमन बनाना। मतलब ये कि ये जो टैबू नहीं है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट शुड बी, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू से दैट देयर शुड बी, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे स्कूल्स में इसको एज अ करिकुलम भी इंट्रोड्यूस कराना चाहिए कि ये जो है एक जुर्म है, एक क्राइम है, मर्डर है, और मर्डर हर रिलीजन में, दुनिया का कोई भी मज़हब हो उसमें वो बहुत बड़ा गुनाह, नाकाबिले तलाफ़ी गुनाह है। और अगर हम उस गुनाह से बचना चाहते हैं, हराम काम है जिससे हम बचना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए, क्योंकि अगर हम खामोश हैं तो हम उस जुर्म में शामिल हैं। मैं नहीं कर रही हूँ मगर मैं खामोश हूँ, मैं उस जुर्म में शामिल हूँ। जैसे कि आपने कहा ना कि खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, और वो जम रहा है खून। हम देख रहे हैं कि रेशो जो है वो बॉयज़ एंड गर्ल्स का 914 से लेकर के 825 तक आ गया है पर 1000 बॉयज़, अब 825 गर्ल्स जो है हरियाणा में जो लेटेस्ट डेटा है वो है, और गिरेगा तो फिर उससे दूसरे में अब बात लंबी हो जाएगी, लेकिन वो फिर टेरिफिकिंग का मामला शुरू हो जाता है। ब्राइड्स नहीं मिलती लड़कों को उन गाँव में, उन एरियाज़ में जहाँ पर लड़कियाँ मारी जा रही हैं, तो फिर क्या हो जाता है, बेचने और ख़रीदने का काम शुरू होता है, बहुत सारी उससे दूसरी खराबियाँ शुरू हो रही हैं। तो मैं तो ये कहूँगी अपने सामीन से कि प्लीज़ आप इस सिलसिले को जारी रखें। इस सिलसिले में आप जो भी अपने तौर पर पर्सनली या सोशली या कलेक्टिवली हम जो भी कर सकते हैं उसको करें, और ये एक बहुत बड़ा हमारे कंट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी के लिए, अपने कंट्री के लिए, अपने नेशन के लिए। यकीनन मैम एक अलमिया है कि 2025 में जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है, हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जो पुराने ज़माने में जाहिलियत में हुआ करती थी। टोटली ट्रेजिक। नाजरीन, ये थी डॉक्टर सबीना ताबिश, जो हमें एक बहुत ही घिनौने जुर्म के बारे में बता रही थी। हम सोशल चश्मा के नाजरीन से गुजारिश करेंगे कि वो हद दर्जा जो मुमकिन हो वो कोशिश करें इस जुर्म को ख़त्म करने की। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, किसी नए मौजू पे, किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहसिन उस्मान को दीजिए इजाज़त।